In my last video, I discussed question number 1 to question number 50 of practice set 1. Now in this video, we are going to look at question number 51 to question number 100 of the same practice set. Hopefully you guys have tried the question. If you haven't, I request you to try it with me and drop a comment of your total marks after you have completed the video. So let's get started. The first question is question number 51, that is, the books exhibition had been opened by the governor. Now if you look at the instructions, the instruction is rewrite the sentence in active voice. Okay, अब हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में हमें लिखना है. क्वेश्चन ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है. अगर आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो देखा होगा तो आपको ये पता है कि मैं बहुत ही स्पीड से जाने वाला हूँ और ये कोई बेसिक्स का ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो प्रैक्टिस का है. सो मैं वो स्पीड पे जाऊँगा जिस स्पीड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में बना पाओगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लिखा है द बुक्स एक्सिबिशन हैड बीन ओपन बाय द गवर्नर. ना हमारे क्वेश्चन में हैड बीन है, अगर आप देख पा रहे हो तो. हम सब जानते हैं कि जब भी हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं सेंटेंस को या पैसिव टू एक्टिव करते हैं सेंटेंस को, कभी भी टेंस का चेंज नहीं होता. जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे सवाल में हैड बीन दिया है तो हमारे जवाब में भी हैड से मिलता जुलता कुछ होना चाहिए. ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए हैड, ऑप्शन नंबर बी हैज़ नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी ओपेंड नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी ओपन्स नहीं हो सकता. आंसर है फर्स्ट नंबर. बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है अ फ्यू बैग्स वर बॉट बाय मी. अब बात को समझना अच्छे से. अगर किसी सेंटेंस में वर लिखा हो और वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये वर हमें क्या बताता है कि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है. और जब कभी आप पैसिव वॉइस का पास्ट एक्टिव करते हो और सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो हमारे पास ऑप्शन में होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसे हम चेंज करके क्या बनाते हैं, वॉज या वर. मैंने इसीलिए ऐसा बता दिया है क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसी पैटर्न पे मिलने वाले हैं. सो लिखा है अ फ्यू बैग्स वर बॉट. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर बॉट लिखा हुआ है. इसका मतलब हमारा जो एक्टिव वॉइस रहा होगा उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म रहा होगा. ढूंढते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म. हैड बॉट नहीं चाहिए, थर्ड फॉर्म है. हैव बॉट नहीं चाहिए, बॉट हो सकता है. बाय फर्स्ट फॉर्म है, नहीं चाहिए. आंसर कौन सा होगा, सी नंबर. आगे बढ़ते हैं. दिस पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय मी. हैड बीन ड्रॉन का ये मतलब है हैड प्लस बिन प्लस V3, जिसका मतलब एक्टिव वॉइस में वो हैड प्लस V3 रहा होगा. तो हम ढूंढ रहे हैं हैड ड्रॉन. ऑप्शन नंबर ए में हैड ड्रॉन है, बी में हैव ड्रॉन है, नहीं चाहिए. ड्रू है, नहीं चाहिए. ड्रॉन है, नहीं चाहिए. आंसर होगा फर्स्ट नंबर. आगे बढ़ते हैं. द टेलीफोन हैड बीन इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल. ओके, टेलीफोन हैड बीन इन्वेंटेड, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. हैड बीन इन्वेंटेड को चेंज करेंगे तो हैड इन्वेंटेड चाहिए हमें. शुड हैव है, नहीं चलेगा. हैज है, नहीं चलेगा. हैड इन्वेंटेड हो सकता है, इन्वेंटेड नहीं चाहिए. आंसर है सी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर कुमार. ओके, दिस लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर कुमार. सो वॉज रिटन को चेंज करेंगे. वॉज लिखा है इसमें, इस वाले फॉर्म को फिर से देख लो. यहाँ पे मैंने चीजें बताई हुई हैं कि अगर किसी सेंटेंस में वॉज या वर है तो इसके एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा. सो वी आर लुकिंग फॉर रोट, राइट. ऑप्शन देखना. हैड नहीं चाहिए, राइट्स नहीं चाहिए, हैज रिटन नहीं चाहिए, रोट राइट आंसर है. नेक्स्ट, बाय हुम वॉज दिस वर्क डन. सेम क्वेश्चन है. आपको क्या देखना है, आपको देखना है वॉज होना चाहिए और वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब डन होना चाहिए. वॉज डन मतलब हम ढूंढ रहे हैं डिड, राइट. हम ढूंढ रहे हैं डिड. ऑप्शन देखना. हैड नहीं चाहिए, डिड हो सकता है, हैज डन नहीं चाहिए, डज नहीं चाहिए. आंसर कौन सा होगा, बी नंबर. ठीक है. सो इतने क्वेश्चंस होपफुली आपको समझ आ गए होंगे. बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट 57. ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड्स. ओके, वॉज टेकन को जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनना चाहिए, टुक. सो वी आर लुकिंग फॉर टुक. हैड टेकन नहीं चाहिए, हैव टेकन नहीं चाहिए, टेक हिम नहीं चाहिए, टुक आंसर है. नेक्स्ट, इज बीइंग स्वेप्ट. नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज एमआर प्लस स्वीपिंग, क्योंकि स्वीपिंग को जब हम लोगों ने चेंज किया होगा पैसिव वॉइस में, सो आईएनजी उसका फॉर्म आ गया होगा बीइंग के साथ और स्वीप वर्ड का वर्ब थर्ड फॉर्म स्वेप्ट हम लोगों ने यूज किया है. जिसका ये मतलब है कि हम ढूंढ रहे हैं इज एम आर प्लस स्वीपिंग. ऑप्शन देखो. इज स्वीपिंग, स्वेप्ट नहीं चाहिए, स्वीप्स नहीं चाहिए, हैड बीन स्वीपिंग नहीं चाहिए. आंसर है ए नंबर. आगे बढ़ते हैं. अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड. ओके, सो अ गिफ्ट वॉज गिवन. वॉज गिवन को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, गेव चाहिए हमें. ऑप्शन देखो. हैड गिवन, हैज गिवन, गेव हो सकता है, गिव्स नहीं चाहिए. आंसर कौन सा है, सी नंबर. नेक्स्ट, द बॉय इज क्लाइंबिंग द क्लिफ. ओके, इज क्लाइंबिंग को जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इज एम आर होगा, तीनों में से कुछ, प्लस बीइंग प्लस क्लाइंब्ड, राइट. सो वी आर लुकिंग फॉर इज और एम और आर प्लस बीइंग प्लस क्लाइंब्ड, राइट. सो ऑप्शन नंबर ए में हैव है, नहीं चाहिए जी.
was, we cannot change the tense of the sentence. Is, okay, is being climbed could be our answer. Had been climbed, आंसर कौन सा है? सी नंबर. ठीक है. नेक्स्ट, my answer has my sister has painted this wall. Okay, so my sister has painted. Now जब हम इसको पैसिव करेंगे we will change has painted to has been painted, right? So option number 1 contains has been painted. Option number 2 have been painted. Now if you look at the structure of this sentence, the subject is this wall, which is obviously singular in number. Now we are using the verb have with it. अब सोचो कि जहां वर्ब सिंगुलर है वहां पर हैव आएगा या हैज आएगा. इसका मतलब ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस सही नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. इसमें है वॉज नहीं हो सकता. इसमें है इज पेंटेड. वी आर लुकिंग फॉर हैज बीन पेंटेड. आंसर कौन सा होगा? ए नंबर. नेक्स्ट, माई एल्डर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट. ओके, सो इज प्लेइंग विल चेंज टू इज एम आर प्लस बीइंग प्लस प्लेड. ओके, वॉज बीइंग नहीं चाहिए. इज बीइंग प्लेड मे बी आर आंसर. हैज बीन प्लेड नहीं चाहिए. हैड बीन नहीं चाहिए. आंसर कौन सा होगा? बी नंबर. ठीक है. आई होप आप मेरे साथ बनाते जा रहे हो क्वेश्चंस, ताकि मैं जब इसका आप सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको चीज़ें बेहतर समझ आ रही होंगी. ठीक है, तो साथ में आपको बनाते चलना है. नेक्स्ट, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स. ओके, व्हेन आई चेंज वॉज वाटरिंग किस में चेंज होगा? वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वाटर्ड. सो इट्स इज बीइंग वाटर्ड, आर बीइंग वाटर्ड, वाटर्ड, वॉज या वर्ब प्लस बीइंग वाटर्ड. ओके, अगला आंसर, आई हैव रिटन दिस ऐसे चेंज करेंगे. हैव या हैज प्लस बिन प्लस रिटन आएगा इसको जब चेंज कर रहे हैं हम. सो हैड, फर्स्ट ऑप्शन में हैड था, इज था. हैज बीन रिटन, ओके, मे बी आर आंसर. वॉज रिटन, सर्टेनली आर आंसर. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स. ओके, वॉशिंग को जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? बीइंग वॉश्ड. हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? वर. ओके, सो वर को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? आइदर वी शैल यूज वॉज और वी शैल यूज वर, followed by being, followed by washed. Okay, so let's look at the options. Option number 1 was. Okay, option number B, were the clothes being. Okay, option number C, is the clothes. Is can't be our answer. Has the clothes, not can't be our answer. So option number A, option number B में से अब हमें कोई एक चुनना है. चलो देखते हैं दोनों के सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को. ऑप्शन नंबर ए में लिखा है was the clothes. सोचो, क्लोथ्स तो प्लूरल है, क्लोथ्स तो प्लूरल है. जब कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो तो सिंगुलर होना चाहिए ना, और जब वो सिंगुलर होगा तो वॉज होना चाहिए कि वर होना चाहिए? ऑब्वियसली वर होना चाहिए. इसका मतलब ए आंसर नहीं है. आंसर कौन सा है? बी नंबर. नेक्स्ट, डिड ही कॉल यू. ओके, सो डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जब हम इसे चेंज करें तो किस में चेंज करेंगे? अभी मैंने बताया था किस में चेंज होगा? वॉज या वर प्लस V3, विच मीन्स वी आर लुकिंग फॉर वॉज और वर प्लस V3 मीन्स कॉल्ड. ओके, ऑप्शन नंबर ए, वर यू कॉल्ड. ऑप्शन नंबर बी, आर यू कॉल्ड. आर नहीं चाहिए हमें. ऑप्शन नंबर सी, डिड नहीं. ऑप्शन नंबर डी, हैव नहीं. आंसर है हमारा ए नंबर. नेक्स्ट, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास. ओके, ब्रोक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. व्हेन वी शैल चेंज इट टू पैसिव वॉइस, चेंज किस में होगा? वॉज होगा या वर होगा प्लस V3 होगा. ठीक है, सो हम ढूंढ रहे हैं वॉज और वर प्लस ब्रोकन, राइट. ऑप्शन नंबर ए में देखना, हैज है, नहीं हो सकता. इज है, नहीं हो सकता. वॉज हो सकता है. हैड है, नहीं हो सकता. आंसर कौन सा होगा? सी नंबर. नेक्स्ट, मोहन वॉज ड्राइविंग अ कार. राइट, मोहन वॉज ड्राइविंग. वॉज ड्राइविंग को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस ड्रिवन. राइट, ऑप्शन नंबर ए में देखना, इज था, नहीं चाहिए. वॉज बीइंग हो सकता है. सी में नहीं चाहिए. हैज है. डी में हैड है. आंसर कौन सा होगा? बी नंबर. ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वॉन द क्रिकेट मैच. ओके, सो वॉन को जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? वॉज या वर्ब प्लस विन में. राइट, सॉरी, वॉज या वर्ब प्लस वॉन में, वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो वॉज वॉन, इज वॉन नहीं चाहिए, विन नहीं चाहिए, हैड बिन नहीं चाहिए. आंसर कौन सा है? ए नंबर. संजय सेल्स टी. ओके, सो सेल्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है. जब हम इसे चेंज कर रहे हैं तो क्या बनेगा? इज एम आर प्लस सोल्ड. राइट, ऑप्शन नंबर ए में हैड है. ऑप्शन नंबर बी में हैज है. वॉज है. आंसर है डी नंबर, क्योंकि इसमें इज था. नेक्स्ट, सुमंत वॉज रीडिंग अ बुक. वॉज रीडिंग को चेंज करेंगे. वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस रेड. राइट, सो वॉज बीइंग रेड. इज बीइंग रेड नहीं चाहिए. इज रेड नहीं चाहिए. हैज बिन रेड नहीं चाहिए. आंसर है ए नंबर. आगे, व्हेन राम अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम. ओके, व्हेन राम अराइव्ड होम. आप अगर देखो इस सेंटेंस को तो पैसिव किसका बन सकता है? जो ट्रांजिटिव वर्ब हो. राइट, जो ट्रांजिटिव वर्ब हो. व्हेन राम अराइव्ड होम में ये तो इनट्रांजिटिव है. ठीक है, ऐसे तो नहीं बोल सकते होम वॉज अराइव्ड बाय राम. ठीक है, सेंटेंस बहुत अटपटा साउंड करेगा. ऐसा नहीं होता, नहीं है इस सेंटेंस में, नहीं होता. आगे, सो पुलिस अरेस्टेड हिम, इसको पैसिव करना है. देखते हैं, अरेस्टेड इज वर्ब का सेकंड फॉर्म ना. जब इसे चेंज करेंगे तो किस पे चेंज करेंगे? वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, विच मीन्स वॉज और वर्ब प्लस अरेस्टेड. ऑप्शन पे आ जाओ. हैड बीन अरेस्टेड नहीं चाहिए. इज अरेस्टेड नहीं चाहिए. वॉज अरेस्टेड हो सकता है. वॉज बीइंग अरेस्टेड नहीं चाहिए. आंसर कौन सा होगा? सी नंबर. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 73, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। ओके, नाउ दिस इज अ सेक्शन ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो एक इडियम दिया होगा, उसके 4 प्रोबेबल मीनिंग्स दिए होंगे, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मीनिंग कौन सा है हमें उसे आंसर करना है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, इसका मतलब होता है कुछ ना करना, बैठे रहना, टू रिमेन आइडल, ऑप्शन नंबर सी। मैं एक्सप्लेन कर दूं, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट का मतलब होता है कि आप जब सिर्फ और सिर्फ बैठे हो, जैसे बहुत सारे लोग लॉकडाउन में सिर्फ घर में बैठे हैं 3 महीने से, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं सीख रहे, सो दे आर लेटिंग द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। आगे 74 नंबर क्वेश्चन, बी इन द सेम बोट। ओके, नाउ बी इन द सेम बोट मीन्स टू बी इन द सेम सिचुएशन एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द वर्स्ट सिचुएशंस। ठीक है, तो जब कभी 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग एक ही खराब परिस्थिति में होते हैं, उसे कहते हैं बी इन द सेम बोट। जैसे पूरा का पूरा दुनिया, अभी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो अभी कोरोना से पीड़ित है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वी आर ऑल इन द सेम बोट। सो ऑप्शन नंबर बी, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट? Okay, let's move to the next part. Next slide. Let's sleeping dogs lie. Okay, now what does that mean? Let sleeping dogs lie का मतलब होता है कि जब कभी कोई पुराना झगड़ा स्टार्ट ना हो जाए, इसीलिए आपको कहा जाता है कि अवॉइड करो बात करना, अवॉइड करो उसे परेशान करना, अवॉइड करो उसे नच करना, ताकि पुराना झगड़ा शुरू ना हो जाए फिर से। इसे ऑप्शन नंबर डी के साथ सही समझा जा सकता है, टू अवॉइड रिस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा झगड़ा जो शांत हो चुका हो, उसे फिर से ना स्टार्ट करने का इंस्ट्रक्शन देना, उसे कहते हैं लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई। कुत्ते सोए हैं तो उन्हें सोए रहने दो, उठेंगे तो काटेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट, हाई ऑन द हॉग। ओके, इसके पीछे एक छोटा सा मैं सिर्फ आपको एक कहानी बता दूं ताकि आपको ये याद हो जाए। हॉग का मतलब क्या होता है सर? हॉग का मतलब होता है स्वाइन, जिसे हम सुअर कहते हैं। ठीक है, नाउ आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट यूरोपियन कंट्रीज में स्वाइन खाया जाता है, सुअर खाया जाता है। तो आप सोचो कि किसी घर में अगर कोई एक मालिक है जो बहुत अमीर है, और एक उसका एक हेल्पर है, एक वर्किंग हैंड है, एक सर्वेंट है जो कि कंपैरेटिवली बहुत गरीब है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर वो स्वाइन घर में बन रहा है तो सबसे अच्छा पीस कौन खाएगा? सबसे जो उसका जो ब्यूटीफुल वाला, जो टेस्टी डिलीशियस वाला जो पीस है, वो कौन खाएगा? मालिक खाएगा, नौकर खाएगा? ऑब्वियसली मालिक खाएगा। तो हाई ऑन द हॉक का ये मतलब होता है कि जिसने सुअर का बड़ा हिस्सा खाया, जिसने सुअर का महत्वपूर्ण हिस्सा खाया, जिसका मतलब है वैसा आदमी जिसके पास पैसे हो, लग्जरी हो। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, टू लिव इन अ लग्जरियस और कॉस्टली वे। ठीक है, मैंने सिर्फ याद करने के लिए आपको बैकग्राउंड बताया है, आप इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट, कट टू द चेज। ओके, कट टू द चेज का मतलब होता है इधर उधर की बातें ना कर कर सीधा सीधा पॉइंट बोलना, उसे कहते हैं कट टू द चेज। ठीक है, जैसे अगर मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट अगर आपको ये बताता कि जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, तो आप मेरा ये वीडियो शायद नहीं देखते, क्योंकि मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं। नॉट कटिंग टू द चेज। तो टू क्लीन सॉलिड लाइंस, सीधा सीधा फैक्ट बोलना, ठीक है, उसे हम कहते हैं सॉरी ऑप्शन नंबर ए, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग इज कट टू द चेज। ठीक है, माय बैड, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट, टू पिक होल्स। ओके, टू पिक होल्स का मतलब होता है किसी के किए गए काम में गलतियां निकालना। ठीक है, सो टू फाइंड द वीक पॉइंट्स इन समथिंग, लाइक हमारे घर में शादियां होती हैं, हमारे चाचे मामे आते हैं और वो क्या करते हैं, वो हेल्प नहीं करते, वो सिर्फ आपकी गलतियां निकालते हैं। सो दे आर यूज टू पिकिंग होल्स, राइट? नेक्स्ट, रन आउट ऑफ स्टीम, जिसका मतलब होता है फ्यूल खत्म हो जाना, धुआं खत्म हो जाना, मजा खत्म हो जाना। ठीक है, सो टू लूज एंथुजियाज्म, स्टॉप डूइंग समथिंग, दैट्स कॉल्ड रन आउट ऑफ स्टीम। जैसे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, एवरीबॉडी वाज ऑब्जर्विंग लॉकडाउन, सारे लोग इंस्ट्रक्शंस मान रहे थे, बट जैसे जैसे वो और टाइम बढ़ता गया, लोगों की परेशानियां बढ़ती गई, दे रैन आउट ऑफ स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, जिसका मतलब होता है कोई भी एक ऐसा काम करना जिसका कुछ फायदा ना हो, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्यूटाइल एक्टिविटी, राइट? सो टू वेस्ट योर एफर्ट, मरे हुए घोड़े को आप हाँकोगे तो वो कहां तक चल पाएगा, जिसका मतलब है ऐसे काम में समय देना जिसका कोई फायदा ही ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला स्लाइड। नेक्स्ट, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट काफी बार एसएससी ने पूछा है, इसका मतलब होता है जब आपको किसी परिस्थिति में कुछ शक लगे, उसे कहते हैं स्मेल अ रैट। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन, राइट? नेक्स्ट, 82, टेक एक्सेप्शन टू। टेक एक्सेप्शन टू का मतलब क्या होता है? जब कभी आप किसी चीज में बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हो, आप जब ये कहते हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे हम कहते हैं टेक एक्सेप्शन टू, राइट? सो टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली। ठीक है, जैसे अभी चाइना ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की लद्दाख में, तो इंडिया टुक एक्सेप्शन टू द मैटर, जिसका मतलब है कि इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया वहां पर। ठीक है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन 83 की तरफ। अ पर्सन और एनिमल दैट ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, राइट नाउ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक डेफिनेशन दी हुई है वर्ड की। नाउ वी आर गिवन विद 4 ऑप्शंस, वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आंसर हो सकता है। ठीक है, सो आंसर लिखा है पर्सन और एनिमल दैट ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड, एक ऐसा किस्म का जानवर जो कि सभी तरीके के भोजन करता हो। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस। पहले मैं आंसर बता दूंगा, फिर मैं 4 ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आंसर इसका ऑमनिवोरस, राइट नाउ व्हाट इज ऑमनिवोरस। देखो हम लोग ना एनिमल किंगडम को 3 पार्ट में यूजुअली डिवाइड करते हैं। हर्बीवोरस दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, ऐसे जानवर जो घास फूस खाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डियर, फॉर एग्जाम्पल काव। ऑप्शन एक और होता है कार्निवरस। ठीक है, कार्निवरस का मतलब क्या होता है, ऐसे जानवर जो मांस खाते हो, लाइक लायन एंड टाइगर। ठीक है, तीसरा होता है ओमनिवरस, जो कि मांस भी खाते हो और जो कि अनाज भी खाते हो या ग्रीनरी चीज भी खाते हो, उन्हें कहते हैं ओमनिवरस। ठीक है, लाइक डॉग ओमनिवरस के कैटेगरी में आ सकता है, वी ह्यूमंस आर ओमनिवरस। ठीक है, तो ओमनिवरस, हर्बीवरस, कार्निवरस, ये 3 वर्ड याद रखना। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, हर्बीवरस घास फूस, कार्निवरस मांस, ओमनिवरस दोनों। ठीक है, एक और ऑप्शन बच गया इंसेक्टिवरस, नाम से लग रहा होगा इंसेक्ट प्लस वरस। ठीक है, सो इंसेक्टिवरस का मतलब क्या होता है, ऐसे जानवर जो कीड़े मकोड़े खाए, कीट कीटाणु खाए, उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवरस। ठीक है, आंसर था ऑप्शन नंबर ए। 84 अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी, एक ऐसा किस्म का राइटिंग, एक पोयम हो सकता है जिसमें आप किसी की तारीफ करते हो। आमतौर पर ये राजाओं के टाइम पे किया जाता था, राजा रजवाड़ों की तारीफ में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आंसर है इसे हम यूलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यूलॉजी कहते हैं। सो यूलॉजी क्या होता है, यूलॉजी इज बेसिकली अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज रिटन टू प्रेज समबडी। ठीक है, किसी की तारीफ में जो लिखा जाए। ओके, कमिंग टू द ऑप्शंस नाउ। अब मैं ऑप्शन एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए में था एंजियोलॉजी। ठीक है, हम सब जानते हैं लॉजी का मतलब पढ़ना होता है। सो एंजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, साइंस का ऐसा ब्रांच जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताता हो, वीन्स के बारे में बताता हो, उसे हम कहते हैं वो एंजियोलॉजी होगा। ऑप्शन नंबर बी में इटमोलॉजी। ओके, इटमोलॉजी क्या होता है, कोई भी साइंस का ऐसा ब्रांच जो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताता हो। लाइक अगर मैं बोलूं नाउन, तो नाउन एक लैटिन वर्ड है, कहां से बनकर आया है, कितने साल पहले बनकर आया था, क्या इन्फ्लुएंसेस है इसमें, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, उसे हम इटमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइंस के उस ब्रांच को जो ये पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी आर्कोलॉजी। नाउ आर्कोलॉजी को समझ लो एक बार। आर्कोलॉजी क्या है, आर्कोलॉजी कोई साइंस का ब्रांच नहीं है, ये किसी स्टडी का नाम नहीं है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, आर्किटेक्चर एंड इकोलॉजी। ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्कोलॉजी। क्या होता है आर्किटेक्चर, हम सबको पता है, महल बनाने को, जगह घर बनाने को आर्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंड सॉरी आर्किटेक्चर कहा जाता है। एंड इकोलॉजी क्या होता है, हमारे पर्यावरण को इकोलॉजी कहते हैं। सो एक ऐसा किस्म का स्ट्रक्चर, एक ऐसी किस्म का बिल्डिंग जिसके अंदर पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया हो ताकि आसपास के इकोलॉजी को कोई खतरा ना पहुंचे, उसे हम आर्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपने थॉर मूवी देखी है मार्वल सीरीज की, तो थॉर मूवी में पूरा का पूरा जो थॉर का जो देश था वो एक ही जगह पे बसा हुआ था, मतलब एक किला था, एक बाउंड्री समझ लो, एक बाउंड्री के अंदर, उस बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर को हम आर्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 85 बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर। ओके, पानी से डर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी एक्वाफोबिया। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्वाफोबिया। आई वुड लाइक टू मार्क वन मोर वर्ड, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, जिसका मतलब भी होता है पानी से डर, एक्वाफोबिया पानी से डर। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर ए में है जेनोफोबिया। मैं ऑप्शन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जेनोफोबिया क्या होता है, नए लोगों से डर या विदेशियों से डर, उसे हम कहते हैं कि वो होगा जेनोफोबिया। ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, ऑटोफोबिया मोनोफोबिया का मतलब होता है जब कभी आपको खुद से डर लगे, उसे हम कहते हैं ऑटोफोबिया एंड मोनोफोबिया। माइंड यू, ऑटोफोबिया एंड मोनोफोबिया, दीज बोथ द वर्ड्स आर सिनोनिम। ठीक है, ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो है ये सिनोनिम है और इनका मतलब होता है जब इंसान को खुद से डर लगना शुरू हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड है द रूल्स ऑफ नोबल्स। ठीक है, रूल्स ऑफ नोबल्स का मतलब क्या होता है कि जहां कहीं पे कोई भी ऐसा शासन हो जिस शासन में कोई राजा या राजा के खानदान के लोग शासन कर रहे हो। ठीक है, तो सवाल है कि उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। ठीक
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। मैं एक्सप्लेन कर दूं, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि अगर किसी देश की जो सत्ता हो वो 3-4 लोग मिलकर चला रहे हो, ये सारे के सारे 3-4 राजा रजवाड़ा के खानदान के हो, उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, जैसे महाभारत के टाइम पे एरिस्टोक्रेसी था, क्योंकि एक राजा था, अगर वो राजा मर जाता, सपोज अगर धृतराष्ट्र मर जाते, तो उनके जगह पे दुर्योधन या पांडवों में से कोई राजा बनता है ना, तो इसे हम कहते हैं कि वो एरिस्टोक्रेसी है। ठीक है, जहां पे राजा रजवाड़ों का शासन हो और वही एक परिवार मिलकर शासन कर रहा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में था, आंसर है हमारा बी। अब मैं ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मोनार्की। ठीक है, मोनार्की को क्या कहा जाता है, देखो मोनार्की का मतलब होता है जहां पे राजा का शासन हो। ज्यादा अंतर नहीं होता एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की में। एरिस्टोक्रेसी का एक फॉर्म मोनार्की होता है। मोनार्की का मतलब है जहां पे राजाओं का शासन हो, जैसे अभी भी ब्रिटेन में अब हम सब जानते हैं कि वहां पे राजा हैं अभी भी, तो वहां पे मोनार्की चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है रिपब्लिक। नाउ इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, वैसा देश जहां पर जो वहां के मुखिया होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, उनका चयन लोगों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जैसे भारत में क्या होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें हम चुनते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ही सही, बट चुनते हम हैं, इसे कहा जाता है रिपब्लिक। ठीक है, अगला है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है सिंगल, सो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे एक व्यक्ति का शासन हो। जैसे हम सब जानते हैं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का शासन है, तो इसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। लिखा है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली इन वर्ड्स, राइट। अपने जो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उन्हें क्लियरली शब्दों में उतार देना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट, राइट। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकुलेट। आपने सुना होगा बहुत बार ये कहते हुए लोगों को कि इसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन ये उतना आर्टिकुलेट नहीं है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी के बारे में हम कहते हैं कि ये उतना अच्छा बात नहीं कर सकते, ये उतने अच्छे आर्टिकुलेट नहीं है। ठीक है, सो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना चीजों को शब्दों में। ठीक है, जो आपके मन में चल रहा है उसे बताना, बहुत अच्छे तरीके से बताना, स्टोरी टेलर के जैसा, उसे क्या हम कहते हैं, आर्टिकुलेट। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस को भी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बट वी शैल लुक एट अदर ऑप्शंस आल्सो। सो आर्काइव, आर्काइव का मतलब क्या होता है, वो जगह जहां पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे हम कहते हैं आर्काइव। एम्बिवलेंट, एम्बिवलेंट क्या होता है, अभी मैं ऑलरेडी आई थिंक बता चुका हूं, चलो अपने पिछले वीडियोस में फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एम्बिवलेंट क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आप चीजों के पक्ष में भी होते हो और विपक्ष में भी होते हो। ठीक है, मतलब आपको कुछ चीजें अच्छी भी लगती हैं और कुछ चीजें बुरी भी लगती हैं, उसे कहते हैं वो एम्बिवलेंट सिचुएशन है। ठीक है, जैसे मान लो कोई आदमी अगर महेंद्र सिंह धोनी का फैन है, एक वक्त पे उसे धोनी की इनिंग्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसे धोनी के कुछ टैक्टिक्स उसे बहुत खराब लगते हैं। इसका मतलब वो कंफ्यूज्ड है कि वो धोनी को मानता है कि नहीं मानता, इसे हम कहते हैं एम्बिवलेंट सिचुएशन। ठीक है, अगला है इक्विवोकल। इक्विवोकल क्या होता है, एक ऐसा किस्म का एक लाइन बोलना या एक वर्ड बोलना जिसका एक मतलब नहीं, एक से ज्यादा मतलब निकल सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा मतलब निकल सकता है, उसे हम कहते हैं इक्विवोकल। आपको याद होगा अगर WHO का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो WHO ने यह कहा था कि कोरोना कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, सेकेंडली उसने कहा कि अगर सारे कंट्रीज कुछ दिन तक पेशेंस रखें तो इस कोरोना को भगाया जा सकता है ना। ये इक्विवोकल है क्योंकि वो एक स्टैंस नहीं ले रहा, वो ये क्लियर नहीं कर पा रहा कि कोरोना जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ये इक्विवोकल है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जी एथियस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, एथियस्ट। नाउ एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान पे भरोसा ना करे, और इसी का उल्टा वर्ड होता है थियस्ट, जिसका मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान पे भरोसा करे। सो ये दो वर्ड्स क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में था डिवोटी। डिवोटी का मतलब क्या होता है, भक्त या श्रद्धालु। भक्त तो समझते होगे, श्रद्धालु भी समझते होगे, जो मंदिरों में मस्जिदों में पूजा करने जाते हैं उन्हें डिवोटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में है एनार्किस्ट। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से है, रिलीजन से रिलेटेड वर्ड नहीं है। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा किस्म का एक व्यक्ति जिसके हिसाब से कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, अराजक व्यक्ति जैसे हिंदी में कहते हैं, उसके हिसाब से लोगों का जो मन करे वो करना चाहिए, उनके ऊपर कोई सुपीरियर पावर ना हो, कोई सरकार ना हो, उसे हम कहते हैं वो एनार्किस्ट है। ऑप्शन नंबर 18 में डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट, कहीं तक पहुंचना जहां बहुत मुश्किल हो, से क्या कहते हैं, इसका आंसर है इनएक्सेसिबल। मैं बता दूं आपको, जो पॉजिटिव वर्ड है वो है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक्सेसिबल मतलब जहां तक पहुंचा जा सके, इनएक्सेसिबल जहां तक नहीं पहुंचा जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो मैं आपको ये कहता हूं कि मैं चांद तक पहुंच सकता हूं। हम सब जानते हैं कि चांद तक लोग गए हैं भारत से, भारत से भी और दुनिया से भी, एक्सेसिबल है ना।
कोई आदमी को आपने आज तक कभी ऐसा सुना कि कोई आदमी सूरज तक पहुंच गया, जिसका मतलब है सूरज इनएक्सेसिबल है, वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, चांद तक पहुंचा जा सकता है, तो चांद एक्सेसिबल है, सूरज इनएक्सेसिबल है। ऑप्शन नंबर ए में था इलेजिबल। ओके, नाउ व्हाट्स इलेजिबल? इलेजिबल का मतलब होता है एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा ना जा सके। जैसे मान लो अगर इस वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाए, भगवान ना करे, और इस वीडियो की क्वालिटी अगर खराब हो जाए और कुछ भी समझ में नहीं आए कि क्या लिखा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे वो इलेजिबल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में इनएविटेबल, जिसका होना निश्चित है, उसे टाला ना जा सके। जैसे ऑब्वियसली मौत को टाला नहीं जा सकता, डेथ इज इनएविटेबल, राइट। ऑप्शन नंबर सी इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना जा सके, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा इनऑडिबल, जिसका मतलब होता है जिसे नहीं सुना जा सके। जैसे भी मान लो कि रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा माइक खराब हो जाए और आप मेरी बातें नहीं सुन पाओ ठीक से, तो इसे क्या बोलेंगे? ये इनऑडिबल हो गई मेरी वॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, दिमाग की पढ़ाई को क्या कहते हैं जी? दिमाग की पढ़ाई को साइकोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत कॉमन टर्म है, सब्जेक्ट भी है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैं बाकी ऑप्शंस में एक्सप्लेन कर दूं। ऑप्शन नंबर डी में एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के बारे में पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है? ये भी बेसिकली पढ़ाई को ही कहते हैं, और इटमोलॉजी का एक पार्ट होता है, एक ऐसा किस्म का साइंस का पार्ट जिसमें आप लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हो कि कोई भी भाषा कहाँ से बनकर आई, इस भाषा की हिस्ट्री क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब भाषा की पढ़ाई को फिलोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप सबको पता होगा समाज के बारे में पढ़ना। अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स, ऑप्शन नंबर 91। सो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पोर्ट, आप सबको पता होगा, और कोई वर्ड इसमें ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने लायक। ऑप्शन नंबर डी हैंगर। याद करो मेरे प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया है आपको हैंगर और हैंगर के बीच का डिफरेंस। हैंगर HANGER क्या होता है? जहां पे हवाई जहाज आकर खड़े हो उन्हें हैंगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 92 वन हू स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, जो प्राचीन इंसानों के बारे में प्राचीन चीजों को पढ़े, प्राचीन चीजों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी SSC का एक डिपार्टमेंट है जहां पे SSC के थ्रू आप जॉब पा सकते हो। ओके, मैं आ रहा हूं इसके बाकी ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर ए में अपोलोजिस्ट। अपोलोजिस्ट क्या होता है? देखो, अपोलोजिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा आदमी जो गलती करे और बाद में उस गलती को जस्टिफाई करने लगे, उसे कहते हैं अपोलोजिस्ट। वो खुद भी कर सकता है और किसी से करवा भी सकता है। जैसे हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का जो इवोल्यूशन हुआ था, जो ओरिजिन था, वो चाइना से था, बट WHO बार बार इस बात को नकार रहा है और वो चाइनीज की एडवोकेसी कर रहा है, जिसका मतलब है वो चाइना के लिए अपोलोजिस्ट का काम कर रहा है। मतलब जो गलती कर रहा है, अगर आप उसी की तरफ से बोलोगे उसे गलत या सही प्रूव करने के लिए, तो उसे अपोलोजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो इंसानों के बारे में पढ़े, इंसानों की हिस्ट्री पढ़े, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। इंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना इंटोमोलॉजी कहा जाता है। सो मैंने इन 10-12 क्वेश्चंस में कोशिश करी है कि आपके वोकेबुलरी के डिक्शनरी में मैं करीबन 50 वर्ड ऐड कर दूं। हर ऑप्शन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी और कॉपी पे से नोट कर लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे बनाया जाता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और ये क्वेश्चन जब मैं बना रहा था तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे बहुत आसान सवाल है और बहुत ही ज्यादा ऐसे सवाल हैं जिससे आप आराम से बना सकते हो। जिन लोगों को ये टफ लगता है, मैंने इसके ट्रिक्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको देख लेना कि बनाने का तरीका क्या है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि एक तो वीडियो बहुत खिंच जाएगा, दूसरा मैं चाहता हूं कि आपको इसमें टीचर्स की हेल्प ना लगे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है। एग्जाम में कोई टीचर आपकी मदद नहीं करेगा। बनाना कैसे है इसे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मतलब मैं ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो ट्रिक को आपको बस अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसके आंसर्स बताता जा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा। अगर आपको टफ लगे आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 8-10 मिनट की, जहां पे मैं सिर्फ ये 8 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो आप मुझे बता देना अगर जरूरत पड़े तो। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसमें आंसर्स बताता चल रहा हूं। ठीक है, ओके। सो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, QPRS। 94 का आंसर है QSRP, विच इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मैं ऑप्शंस तक कैसे पहुंचा ये मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, 95 का आंसर है बी, RPSQ। 96 का आंसर है D, SPQR, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहो तो इसका आंसर देखना। ओके, 97 का आंसर है D। 98 का आंसर है C, QSPR। मैं यही बता दे रहा हूं 99 नंबर ऑप्शन का आंसर है D, SPRQ और 100 का आंसर है B, QSPR। ठीक है,
आप पूरा का पूरा पूरे के पूरे आंसर्स को आप मैच कर लेना। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको यूज़फुल लगे तो इसे शेयर करना मत भूलना। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक मिलते हैं उस वीडियो में। दैट्स माई टाइम। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।